मापदंड, बंध मापदंड मतलब बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या होते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स असल में होते क्या है। बंध मापदंड, बॉन्ड पैरामीटर मतलब जो भी हमारा सहसंयोजक बंध बनेगा उसमें कि कौन कौन सी चीजें हम लोग माप सकते हैं, यानी कि नाप सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। उस बॉन्ड की कौन कौन सी चीजें नापी जा सकती हैं, कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहला बताया था बॉन्ड लेंथ, क्या था आबंध, क्या था आबंध लंबाई, आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ठीक है, किसी भी बंध की लंबाई ही आबंध लंबाई है, ठीक है। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे, ठीक। कोई मान लीजिए तत्व है, कोई परमाणु है, उसने सहसंयोजक बंध बना लिया, किसी परमाणु ने सहसंयोजक बंध बना लिया, ठीक। अब वो जो सहसंयोजक बंध बनाया है दो परमाणुओं के बीच, ठीक है। हमने उदाहरण लिया था कौन कौन सा, एक लिया था H2 का, एक लिया था Cl2, एक हम ले लेते हैं Br2, फिर ले लेते हैं I2, ठीक है। यहां पर दो हाइड्रोजन के बीच बंध बना हुआ है, दो हाइड्रोजन के परमाणु के बीच बंध बना हुआ है, और ये जो दूरी है यही कहलाती है आबंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ। मतलब दो सहसंयोजक बंध बनाए हुए परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। दो परमाणु हैं, दो तत्वों के परमाणु हैं, ठीक है। अलग अलग तत्व भी हो सकते हैं, समान तत्व भी हो सकते हैं। दो परमाणुओं के जो सहसंयोजक बंध बनाए हैं, दो सहसंयोजक बंध बनाए हुए परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आबंध लंबाई कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां Cl2 पर पहुंचते हैं। तो जो क्लोरीन है हमारा, परमाणु के आकार से संबंधित सारी चीजें हम बता चुके हैं कि किसका आकार कैसा होगा। आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है कि बढ़ता है, जो भी होता है। क्लोरीन का आकार हाइड्रोजन के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन से बड़ा होता है, तो सीधी सी बात है कि इसका जो नाभिक और अंतिम कक्षा के बीच की दूरी होगी वो ज्यादा होगी। तो दो क्लोरीन अगर बंध बनाते हैं तो उनके नाभिक के बीच की दूरी भी क्या होगी, आबंध लंबाई ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। ब्रोमीन इससे भी बड़ा होता है, ब्रोमीन क्या होता है, क्लोरीन से भी बड़ा होता है। ब्रोमीन का जो परमाणु होता है उसके परमाणु का आकार किससे बड़ा होता है, क्लोरीन से बड़ा होता है, इसलिए उसकी आबंध लंबाई और ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर हो रही बात की नहीं। और जो आयोडीन होता है, आयोडीन ब्रोमीन से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो आयोडीन आयोडीन के बीच जो भी बंध बनता है उस बंध की जो लंबाई होती है वो आबंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये जितने भी चार हमने बनाए हैं उसमें सबसे बड़ी आबंध लंबाई बॉन्ड लेंथ किसकी है, आयोडीन की। इसमें कोई समस्या किसी को, ठीक। अच्छा, अब यहीं पर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ या बंध ऊर्जा भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर जो दूसरा है हमारा आबंध ऊर्जा या बंध ऊर्जा या बंधन ऊर्जा भी कहते हैं, बंध ऊर्जा, ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी के बारे में हमने बताया था कि ये वर्ड सुनोगे अगले चैप्टर से सुनना शुरू कर दोगे। इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब यहां पर सिंपली अभी फिलहाल समझ लो एनर्जी। इंथैल्पी का मतलब एनर्जी, ठीक है। इंथैल्पी का मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी। आदित्य शर्मा, इंथैल्पी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, बोलोगे ना इंथैल्पी, कोई समस्या नहीं ना है। बॉन्ड इंथैल्पी, ठीक है। ध्यान से सुनो, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, इनके बीच जब भी बंध बना, तो जब भी बंध बनता है तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। जब भी बंध बनेगा तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी, कोई समस्या किसी को, ठीक। अच्छा, अब उतनी ही ऊर्जा अगर हम दे दें उस बंध को तो बंध वापस टूट जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रही बात ना।
यानी कि बॉन्ड तोड़ना हो या बॉन्ड बनाना हो, जो ऊर्जा का मान होगा वो समान ही होगा। बॉन्ड बनने में जितनी ऊर्जा बाहर निकली है उतनी ही ऊर्जा अगर हम दे दें तो बॉन्ड फिर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं? तो आप बंधन ऊर्जा या बंध ऊर्जा या आबंध ऊर्जा की परिभाषा सचिन प्रजापति इस तरह से दे सकते हो कि एक मोल सहसंयोजक बंध बनने में, ध्यान से सुनना, एक मोल सहसंयोजक बंध बनने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक, या जो सबसे ज्यादा परिभाषा बताई जाती है ऋषि बाबू, जो सबसे ज्यादा परिभाषा बताई जाती है वो तोड़ने वाली ही बताई जाती है कि एक मोल सहसंयोजक बंध को तोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ में बात आ रही कि नहीं? ठीक है, एक मोल बंध को तोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? आबंध ऊर्जा या बंधन ऊर्जा या बंध ऊर्जा या बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक, इसको एक और नाम दिया जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, इसमें कोई समस्या? बंधन ऊर्जा होती क्या है, इसमें तो कोई समस्या नहीं ना है। ठीक, यही सब चीजें कल वो बता रहे थे जो तुम लोग वीडियो देख रहे थे उसमें। ठीक, अब यहां पर वो पाव पाव कर रहे थे, पीछे से तुम लोग पाव पाव कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कह रहे थे पता नहीं सर जी दूसरा वीडियो लगाइए, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, ध्यान से सुनते अगर, जैसे अभी बैठ करके सुन रहे हो तो सब कुछ समझ में आ गया होता। आगे बैठे 2-4 बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, उनको समझ में आ रहा था। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये चौक है हमारा, कोई समस्या किसी को? ये चौक है कि नहीं? आकाश साहनी पीछे वाले, ये चौक है। अब इस चौक को हमने बीच में से तोड़ दिया थोड़ी सी ऊर्जा दे करके। ठीक, कोई समस्या किसी को? और ये हमारे पास एक चौक है, ये चौक पहले वाली चौक से बड़ी है कि छोटी है? कुछ गंजेड़ी बड़ी भी बोल सकते थे, तुम लोग से बहुत डर लगता है। अच्छा, अब हम इसको तोड़ रहे हैं। ठीक, तोड़ दिए। अब मुझे ये बताओ कि जो चौक बड़ी थी उसको तोड़ना मेरे लिए आसान था कि छोटी चौक को तोड़ना आसान था? बड़ी चौक को तोड़ना आसान था कि नहीं? यानी कि जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। जब तोड़ना आसान होगा तो हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी कि कम ऊर्जा देनी पड़ेगी? कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी कि इसकी बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक, हाइड्रोजन की बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन की बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा? बहुत। ठीक है, आयोडीन की बंधन ऊर्जा का मान बहुत, आयोडीन बॉन्ड की मजबूती बहुत, हाइड्रोजन के बॉन्ड की मजबूती बहुत ज्यादा। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं? बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। जितना छोटा बॉन्ड लेंथ मतलब छोटी चीजें कृष्ण मोहन सिंह बहुत मजबूत होती। कितना भी मुक्का पड़ जाए उनको फिजिक्स वाले सर जी का, वो टूटती नहीं है। कहीं जीव निकालने लगे। ठीक, ये किसकी आवाज आ रही भाई गंदी सी? पानी कोई मांग रहा है क्या? देखो, बिना पानी पिए आदमी 11 दिन तक जिंदा रह सकता है, और आज तुम लोगों का 11वां दिन नहीं है, तो तुम लोग आज रह सकते हो बिना पानी पिए। ठीक है, कल जो भी होना होगा होगा। तो बॉन्ड इंथैल्पी समझ में आ गया, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी लगभग एक ही चीज है। ठीक है, एक ही चीज तरीके से इसको समझते हैं। अब जो अगली चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड एंगल। क्या चीज है? अच्छा, अब एक कुछ चीजें और देख लेते हैं बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड। जैसे मान लो HI है, अभी तो ये सब सिमिलर मॉलिक्यूल थे, HCl, HBr, HI। कोई समस्या?
यहां हाइड्रोजन ने किसके साथ बंध बनाया है? क्लोरीन के साथ। यहां हाइड्रोजन ने किसके साथ बंध बनाया है? यहां हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन थोड़ा सा छोटा होता है, क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे कोई फर्क नहीं, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी ये। यहां हाइड्रोजन छोटा, कौन बड़ा? कौन बड़ा है? ये हाइड्रोजन बड़ा है, और यहां पर ये हमारा हाइड्रोजन बहुत बड़ा हो गया, आयोडीन बड़ा। ठीक है, ये हो गई बॉन्ड लेंथ। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच, ये हो गई बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच, और ये हो गई बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच। भाई सीधी सी बात है, देख के पता चल रहा है कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? आयोडीन की, HI की, हाइड्रोजन आयोडाइड की। ठीक है, जिस नाते ये क्या होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा बाबू। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा, उसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत वीक होगी, इतनी ज्यादा वीक होगी, इतनी ज्यादा वीक होगी कि रोशनी यादव बहुत ज्यादा वीक होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? HI इतना वीक होता है कि ये टूट जाता है, इसका बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, अपने आप टूट गए, हाइड्रोजन अलग, आयोडीन अलग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे खुला छोड़ दो, छोटा आवारा अवनिंद्र मौर्य, छोड़ दो इसको। ठीक है, तो क्या होगा, अपने आप टूट जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, देखा कम हो गया था इनका तुरंत है। ठीक है, अजीब तरह का नशा करते हो तुम लोग। इसके बाद पढ़ लेते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। बॉन्ड एंगल, ध्यान से सुनना। कोई भी मान लो तत्व है, उसका परमाणु है, उसने सहसंयोजक बंध बनाया। अच्छा, बॉन्ड लेंथ तो हमने एक या दो परमाणुओं के बीच था तो हमने निकाल लिया। जब भी हमें बॉन्ड एंगल निकालना होगा, ठीक है, तो एक अणु हमें ऐसा लेना होगा जिसमें कम से कम 3 परमाणु तो हो ही, तभी बॉन्ड एंगल निकल सकता है। क्योंकि बॉन्ड एंगल दो बॉन्ड के बीच में निकलेगा। कहा जाएगा एक लाइन है, इसका कोण बताइए, अबे कहां से कोण बताएं हम लोग? तो दूसरी वाली लाइन होनी चाहिए ना, कि हाँ यहां बताएं कि यहां बताएं, कि कुछ पता होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम हमारे पास कितने बंद होने चाहिए? 2 बंद होने चाहिए, और जब 2 बंद होंगे तो कम से कम 3 तत्व होने चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं? कम से कम 3 तत्व होने चाहिए। ठीक, जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं छोटे छोटे। BeCl2, ठीक, अब मान लो ये है Be, मेरा मुंह क्या है, ये क्या है, एक Cl, यहां एक Cl, ये हो गया BeCl2। अब इस बंध यहां पर BeCl और BeCl, इनके बीच कुछ कोण बन रहा है। इस कोण का मान देखने से क्या लग रहा है, कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, जिसके कारण ये क्या होंगे, एक लीनियर शेप, मतलब एक रेखीय इनकी आकृति होगी। रितेश्वर, इनकी आकृति क्या होगी? लीनियर होगी, रेखीय, सरल रेखीय होगी आकृति। ठीक, फिर वैसे और उसके बाद कहते हो सर सब पीछे में पड़ गए हैं एकदम से। 180 डिग्री इसके बॉन्ड एंगल का मान होगा, मतलब 2 सहसंयोजक बंध बनाए हुए या 2 सहसंयोजक बंध के बीच बने कोण को आबंध कोण या बंध कोण कहते हैं, या बॉन्ड एंगल कहते हैं। बहुत मुश्किल था क्या परिभाषा? परिभाषा कभी नहीं पूछी जाएगी, इस जन्म में तो नहीं पूछी जाएगी, अगले जन्म में हो सकता है कि पूछी जाए। बाबू अरे आगे हैं, आगे देखो यार, सोना नहीं, कल टांग फैला सो गए थे, यही था ना, सो गया था। वहां वीडियो चल रहा है, मरियल जैसे पड़ा हुआ है। भात खा के आते हो क्या? रात में सोते नहीं हो क्या? हाँ,
कुछ काम भी करते हो तुम लोग। देखो बहुत जानते हो एक दूसरे के बारे में। होता क्या है कि मोहल्ले की जो औरतें होती हैं ना, वो दूसरों के बारे में ज्यादा जानकारी रखती हैं। पर यहां कुछ औरतें आती हैं जिनकी दाढ़ी मूंछ भी आ गई है। सब किसी से किसी के बारे में पूछा जाए, पीछे से पीटे पीटे, हाँ जी ये करता है रात को, ये वो करता है। तुम जाते हो देखने अपना काम धंधा छोड़ के रतिया में, कौन क्या करता है, कहीं नहीं जा जाती है सुबह सुबह, उसका मुंह देख रहे हो, गधी नहीं तो। यहां देखो, अब एक और हम लोग परमाणु देखते हैं। ठीक, आयुष गुप्ता, सॉरी आदर्श गुप्ता नाम है ना, हाँ दांत जो चिया रहा था वो आदर्श गुप्ता नाम है ना। हाँ अब नहीं है सर बोले। H2O लेते हैं, ठीक है। अब देखो कह दोगे कि सर जी इसका भी लीनियर शेप होगा। आगे एक थियरी आएगी VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, उससे तुम्हें शेप पता चल जाएगा। अच्छा वो अगर तुम लोगों ने लेक्चर अटेंड कर लिया, ध्यान से ढंग से पढ़ लिया, तो समझ लो कि बहुत बेसिक सी चीज से बताना शुरू करेंगे उसको, एक दिन में वो खत्म हो जाएगा। VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी उसको बोलते हैं। उसकी अगर ढंग से उसको पढ़ लिया तो तुम किसी भी अणु का जो आकार होता है, उसकी आकृति होती है, वो बता ले जाओगे बड़े आराम से, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। ध्यान से देखो, ये H2O है, इसका शेप होता है HOH, इस तरह से थोड़ा झुका हुआ रहता है। बात समझ में आ रही है? क्या होता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ठीक। और ये आपके दो लोन पेयर हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इनके बीच भी कुछ कोण होगा, ठीक है। अब देखो कभी भी किसी भी कोण की न्यूमेरिकल वैल्यू किसी एग्जाम में नहीं आती है। क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। H2O दे दिया जाएगा और ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आवर्त सारणी में क्या आता है, सल्फर आता है। H2S। प्रश्न किस तरह से आएगा, ध्यान से सुनना। यहां पर इस तरह से रहेगा HOH पूछेगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, H2O के बीच का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या H2S के बीच का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। हाँ आकार हम बता सकते हैं किसका ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कि सल्फर का? किसका ज्यादा होगा? चलो अच्छी बात है। ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है। क्या बात है, पढ़ के आए हो क्या? आज सब पढ़ के आए हैं। अब तो डायलॉग बोलने में डर लगता है, बच्चे नकल उतारते हैं। एक एक डायलॉग याद कर लिए हैं। श्री चंद्र राव, ऑक्सीजन और सल्फर में बड़ा कौन है? सल्फर है। ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर बड़ा है। अब यहां पर देखना विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे हम पूछेंगे बॉन्ड एंगल तुरंत बोल दोगे H2S का, क्योंकि वो बड़ा है, बड़ा बॉन्ड बनाएगा, वो बॉन्ड कोण बनाएगा, ठीक है। तो हम पूछेंगे ही ना, झूठे मेरा दिमाग खराब होगा। अच्छा सबके दिमाग में आ रहा था कि नहीं H2S का ही बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, झूठ ना बोलना, आ रहा था ना? हाँ उसका कम होगा बॉन्ड एंगल, उसके पीछे कारण है वो जान लो, ठीक। और तुम लोगों को मैंने बहुत बार बताया कि जो भी जवाब तुम लोग के दिमाग में आए पहली बार में, बस समझ लो कि वही गलत वाला है, क्योंकि तुम लोग महागधे हो, बेवकूफ हो, मूर्ख। तान्या यहां देखो, ऑक्सीजन और सल्फर में बड़ा है सल्फर, छोटा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोटा है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। क्या होगी? विद्युत ऋणात्मकता। क्या ज्यादा होगी? विद्युत ऋणात्मकता। कोई दिक्कत? बोल लोगे सब लोग कि नहीं? जरा एक साथ मिलकर बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, मैं नहीं सुनिया, बोलो। विद्युत ऋणात्मकता। बात समझ आ रही कि नहीं? विद्युत ऋणात्मकता शब्द बोल लिया, अब इसका मतलब समझ लो। ए बाबू, ए मिश्रा, बहुत मगन हो गया विद्युत ऋणात्मकता। क्या कुछ गाली जैसा लग रहा है क्या? विद्युत ऋणात्मक
मात्रा या जो भी लग रहा है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि अगर कोई बंध बना है दो तत्वों के बीच, उसके बीच दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर ले रहा है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का कंसेप्ट पिछले चैप्टर में हमने बताया, यहां पर फिर से एक बार क्लियर कर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो। अमर यादव, जैसे मान लो क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, Cl2 का अणु है, ठीक है, Cl2 अणु है, ये दो क्लोरीन है, इन क्लोरीन के बीच दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, दोनों ये दोनों के पास जा रहा है, कौन सा क्लोरीन उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा या ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा? मत बताओ, हम बता दे रहे हैं, दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे, भाई दोनों एक ही चीज तो है। ठीक है, कुछ कह दोगे सर दाहिने वाला ज्यादा खींचेगा, है बाम वाला ज्यादा खींचेगा, दोनों बराबर, दोनों क्लोरीन के परमाणु है, दोनों क्या करेंगे? बराबर बराबर खींचेंगे। लेकिन समस्या तब होती है, समस्या कब होती है? समस्या तब होती है जब हम H और Cl के बीच बंध बनाएं। अब ये दो अलग अलग हो गए कि नहीं? ठीक, अब ये दो, अब जैसे कि हमें हैं, अपने दोनों हाथों से इस चौक को पकड़ के खींच रहे हैं तो बराबर बल लगेगा, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पर रहे, ठीक है, और ये आकाश साहनी पहलवान वाले आकाश, इनको ये खींचे तो हो सकता है कि ज्यादा दम लगा दे अपनी तरफ की नहीं, तो जो ज्यादा दम लगा देगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है? जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता या शक्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। बाबू, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये कंफ्यूजन अपनी दूर कर लेना। विद्युत ऋणात्मकता ऐसा नहीं है कि हम ऐसे क्लोरीन की देख लेंगे, क्लोरीन की देखेंगे लेकिन HCl में देखेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही ना? यानी कि जब तक वो बंध नहीं बनाया है तब तक हम उसकी विद्युत ऋणात्मकता को मेजर नहीं करेंगे। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या हो गया? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता या शक्ति। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां पर क्लोरीन क्या है? हाइड्रोजन से क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, हाइड्रोजन से क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता का वेरिएशन भी बताया गया है, नहीं पता होगा तो उसमें और साड़ी वाले चैप्टर का वीडियो पड़ा है, देख लेना, ठीक है। तुम लोग नहीं देखते हो, मैथ वाले सब देखते हैं, ठीक है, मैथ वाले सारे बच्चे देखते हैं। घर की मुर्गी घास बराबर, ना तो मुर्गी बनाए हमको ना घास बनाए। मैथ वाले सारे बच्चे देख देख के वीडियो मास्टर ब्लास्टर होते जा रहे हैं, और तुम लोग यही टांग फैला करके सो रहे हो मेढक जैसे, ठीक। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान से सुनना, वो अपनी तरफ आकर्षित किया रहता है, अपनी तरफ खींचा रहता है। इसमें कोई समस्या किसी को? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अच्छा, अब इसके कारण हल्का सा आवेश भी आ जाता है, वो आवेश हम लोग अभी पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध में, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में उसको पढ़ेंगे हम लोग ढंग से, ठीक है। तो HCl है, HCl सहसंयोजक बंध बनाता है, लेकिन उसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादातर किसकी तरफ खींचे रहते हैं? क्लोरीन की तरफ खींचे हुए रहते हैं, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ज्यादा है। कोई समस्या किसी को? ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी तरफ ज्यादा खींचा रहेगा। अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता एक और चीज पर डिपेंड करती है, आकार पर। जिसका आकार जितना छोटा होगा, यानी कि नाभिकीय आवेश उतना ज्यादा। अरे आकार छोटा, याद करो बचपन के दिनों को, पहले बता रहे थे कि जितना छोटा होगा परमाणु, उसका नाभिकीय आवेश उतना ही ज्यादा होगा, तभी ना उसका आकार छोटा होगा। नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? यानी कि छोटा परमाणु विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, परमाणु छोटा विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? परमाणु जितना छोटा होगा विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन और सल्फर में कौन छोटा है? ऑक्सीजन। बड़ा अच्छा लग रहा है, सही जवाब दे रहे हो। एक भी कोई गजेड़ी ऐसा नहीं है जो गलत जवाब दे दे, ठीक। ऑक्सीजन और सल्फर में छोटा कौन है? ऑक्सीजन। विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। यानी कि ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनको कौन अपनी तरफ ज्यादा खींचा रहेगा?
ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा खींचा रहेगा। तो जब ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा खींचा रहेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां नजदीक आ जाएंगे कि नहीं इसके? अच्छा, नजदीक आ जाएंगे तो दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भैया, इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश होता है, ऋणावेश, वो प्रतिकर्षित करेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे भैया देखो, ये कौन है? ऑक्सीजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, अब मान लो इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, इलेक्ट्रॉन दूर है, यहां है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो क्या होगा? वो थोड़ा सा भाई प्रतिकर्षण कम होगा तो इसे झुक जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो गया। समझ में बात आ रही कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और नजदीक आ गया, यहां मेरे बाइसेप्स के पास। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आ गया नजदीक। ठीक, अब क्या होगा? रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? बॉन्ड एंगल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यानी कि परमाणु का आकार जितना छोटा, बॉन्ड तुम ही हो। हर वीडियो में लगता है जैसे भूडोल आ गया है, भूकंप आ गया है। ठीक है, मारती रहती ट्राइपॉड को मोबाइल से, अपने पैर से, पैर तोड़ दिया जाएगा। समझ में आ रही बात ना? बैल, ध्यान से सुनो, ये चीज क्लियर हो गई। बॉन्ड एंगल कैसे पता चलेगा? परमाणु का आकार छोटा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ऐसे दे दिया जाएगा NH3। ठीक, अब कहोगे सर जी इसमें कोण कैसे नापेंगे? 3 पेन दो, समझा दें। 3 पेन दो। हाँ, अब देखो NH3 का शेप ऐसा होगा। यही सब शेप कैसे पता चलेगा? जब VSEPR3 पढ़ लेंगे तब। यहां होगा नाइट्रोजन, यहां पर बीच में ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तीनों कोण बराबर होंगे। ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका एक हाइड्रोजन है, ये आपका एक हाइड्रोजन है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो HNH एक बॉन्ड एंगल ये हो गया, HNH एक बॉन्ड एंगल ये हो गया, और एक इधर HNH एक बॉन्ड एंगल ये हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? NH3 का शेप ऐसे ही होगा। ठीक, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे कौन आता है? फास्फोरस, PHH। एक और होगा, ठीक है, कॉमर्स वाली क्लास में हाइड्रोजन घुस गया एक तो। ठीक है, उस तरफ चला गया। तो हम लोगों को पता है कि हाँ वहां पर एक है, लेकिन एक ही बॉन्ड एंगल हमको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कर दिए। और एक आ गया हमारा ASH3, फास्फोरस के जस्ट नीचे आता है आर्सेनिक। फास्फोरस के जस्ट नीचे कौन आता है? आर्सेनिक। तो वो भी हमारा हाइड्राइड बनाया है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। अब अगर पूछ दिया जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक है, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन ऊपर होता है, फास्फोरस फिर आर्सेनिक, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इनके हाइड्राइड्स के जो बॉन्ड एंगल हैं, हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बनाए हैं, इसके बॉन्ड एंगल को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन? जोर से बोलो। विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा नजदीक खींचे रहेंगे, रिपल्सन ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका बॉन्ड एंगल, फिर ये, फिर ये। यानी कि जो बॉन्ड एंगल है उससे संबंधित बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई समस्या किसी को? बॉन्ड एंगल से रिलेटेड सारे प्रश्न लग जाएंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल देंगे ही नहीं। ठीक है, यही सब जितने एग्जांपल बता रहे हैं इन्हीं सबसे रिलेटेड आपके परीक्षा में आएगा। अब बॉन्ड एंगल के बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी हो गया। अब यहां पे पोलैरिटी देखते हैं बॉन्ड की। ठीक है, ध्रुवीयता या ध्रुवीकरण जो भी होता है। ठीक है, देख लेते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, जो HCl वाला हम बता रहे थे आपको, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर कोवेलेंट आकाशसानी बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। देखिए इनका जो लक्षण होता है, इनका जो कैरेक्टर होता है ना, वो आयनिक बंध की तरह होता है थोड़ा थोड़ा, जो ध्रुवीय बंध होते हैं। ठीक, ध्रुवीय बंध में हमने सबसे अच्छा एग्जांपल लिया था किसका? HCl का। ठीक, दो अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के बीच जो बंध बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? ध्रुवीय बंध कहा जाता है। ठीक है, जैसे वही HCl का एग्जांपल ले लें, HCl, विद्युत ऋणात्मकता हमें बताइए किसकी ज्यादा है?
किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? किसकी? किसकी? हाँ, Cl की ज्यादा है। एक हाइड्रोजन शुरू में बोला, दूसरी बार में 10 पागल आ गए, तीसरी बार में पागलों की फौज बढ़ती गई, भेड़ चाल में सब शामिल होते गए, और 5वीं बार में पूरी क्लास के मुंह से भाग से निकल रहा है क्या? फिर विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? किसके? किसके? क्या हुआ, मोहन जोरन उड़न पड़ा है क्या? है? विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा? एक एक का मुंह देखता हूं अभी मैं। विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होगी? जिसका मुंह देखे वही हाइड्रोजन बोला, बाकी सब क्लोरीन बोले। अभिषेक यादव, किसकी ज्यादा होगी? देखो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। घर जाना, ठीक, थोड़ा सा ऐसे पानी लेना, ठीक, इसमें ऐसे रखना और उसमें डूब के, समझ में बात आ रही कि नहीं? चुल्लू भर पानी। इतनी देर से बताए जा रहे हैं, हर बार बताया, इसके पहले 2 उदाहरण लिए, उसमें बताया क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, उसका नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। अरे भैया 17 प्रोटॉन है, इसमें तो 61 प्रोटॉन है। विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? किसकी? भूल जाओगे क्या? नहीं बोलोगे? याद रहेगा? क्या याद रहेगा? जो बताएं, और कड़ा अंदर रख लो, ठीक है? तो नाम अभी ऐसी जगह रख देंगे कि फिर खोजने पे भी नहीं मिलेगा। HCl है, विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की ज्यादा है, ठीक, तो क्लोरीन क्या करेगा? इनके बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो खींचे हुए किसकी तरफ रहेंगे? क्लोरीन की तरफ खींचे हुए रहेंगे। तो क्लोरीन के आसपास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, या कह सकते हो कि बादल, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश या ऋण आवेश? कौन सा आवेश? कौन सा? ठीक, चलो ये चीज तो पता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। तो क्लोरीन के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऋण आवेश का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जो दुनिया में सबसे कम आवेश है, कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ये सबसे छोटा आवेश है। इससे छोटा आवेश संभव ही नहीं है, क्योंकि आवेश कब आता है? जब या तो इलेक्ट्रॉन दो या इलेक्ट्रॉन लो। एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दिए तो तुम्हारे ऊपर धनावेश आ जाएगा 1.6×10⁻19 कूलम। जिसने एक इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर क्या आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश 1.6×10⁻19 कूलम, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन को तो नहीं तोड़ते हैं। यानी कि सबसे छोटा आवेश कौन सा संभव है? 1.6×10⁻19 कूलम, यही सबसे छोटा आवेश संभव है, ठीक। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बस शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा, ठीक। जैसे मान ले भाई पेन, ये मान लो ये पेन लिए हैं, ये बलशाली है, क्या है? तो थोड़ा सा बल खींचो उधर, अभी इतना नहीं, ठीक है, खींचे हुए हैं, ठीक है। तो ये पेन किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है? क्या नाम है अभी तुम? शुभम की तरफ, ठीक है, शुभम की तरफ ये पेन ज्यादा खींचा हुआ है। अच्छा मान लो ये अगर हम, ये टूटता भी है, मतलब कोई छोड़ता भी है, तो छोड़ने वाले हम ही होंगे पेन को। बॉन्ड टूटने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इसके पास जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? दे दो। तो यही काम यहां पर होता है, जिसके कारण इस क्लोरीन के ऊपर हल्का सा ऋण आवेश, हल्का सा, उसको हल्का सा को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, इसको डेल्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है, ये होता है डेल्टा। पार्शियल बोला क्या जाता है? पार्शियल। पार्शियल मतलब हाथ से कर लो, हाथ अच्छे से बैठना, ठीक है। पार्शियल मतलब बहुत कम, पार्ट किसका? 1.6×10⁻19 से भी कम, बस प्रभाव महसूस होता है। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आवेश आ जाता है। पार्शियल का मतलब क्या हो गया? 1 यूनिट से भी कम, नापा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं?
कि हाँ अच्छा, अब ये अगर बॉन्ड टूटता है, ध्यान से सुनो, अब समझ में आ जाएगा कि H+ आयन बनता कैसे है। अब अगर ये बॉन्ड टूटता है, ध्यान से सुनो, अब अगर इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ दें, जैसे पानी में डालने से ही अगर इनको तोड़ दिया जाए, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? क्लोरीन की तरफ जाएंगे, और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो उस दिन हमने बताया था कि हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन निकालने, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना लगभग असंभव होता है, फिर भी H+ आयन हमें बनता हुआ दिखाई दिया। कैसे बनता हुआ दिखाई दिया? HCl का बॉन्ड टूटा, ठीक है। इसी तरह से होता क्या है कि जो भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो ध्रुवीय बंध होते हैं, ठीक है, मतलब ध्रुवीय बंध का मतलब क्या हो गया? दो अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के बीच बना सहसंयोजक बंध। समझ में बात आ रही कि नहीं? ठीक है, अब ये टूटेगा तो धनावेश और ऋणावेश आएगा। अब इन सब के सारे गुणधर्म ये जल में विलेय होंगे, जबकि सहसंयोजक हमने बताया है सामान्यतः अविलेय। समझ में बात आ रही है कि नहीं? ये सहसंयोजक होगा लेकिन जल में विलेय होगा। सहसंयोजक बंध के बारे में या सहसंयोजक यौगिक में हमने लिखवाया था कि ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ये जल में डालने पर आयनों में विभाजित हो गए, यानी कि विद्युत के सुचालक हो जाएंगे, यानी कि इनके लगभग सारे के सारे गुणधर्म आयनिक बंध से मिलते जुलते हैं। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो ये होते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। H2O भी हमारा क्या है? ध्रुवीय ही है। H2O क्या है? ध्रुवीय है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचे रहेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। भाई दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो यहाँ पर पार्शियल 2- चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर एक पोल बनेगा ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे ध्रुवीकरण के बारे में, ठीक।